जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। चमत्कार नहीं सच बतलाए, सिद्ध करके हम दिखलाए। जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। नमस्कार, मैं हूं कपिल। मैंने सुना है कि हर जगह रसायन विज्ञान है। क्या इन पेड़ पौधों में भी रसायन विज्ञान हो सकता है? पौधों को बढ़ने के लिए हमारी ही तरह अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी तरह पौधे भोजन नहीं कर पाते। वे पोषक तत्वों के लिए मिट्टी पर निर्भर होते हैं। मिट्टी में इन तत्वों की मात्रा सीमित होती है। साथ ही बार बार फसलों की बुआई से भी मिट्टी की पोषक क्षमता में कमी आती है। मिट्टी की पोषक क्षमता को बनाए रखने के लिए रासायनिक घटक के रूप में उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक मिट्टी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं। जिन पोषक तत्वों की पौधों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इनमें से कार्बन को पौधे वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेते हैं। बाकी के पोषक तत्वों को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनमें से जो पौधों की वृद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो है नाइट्रोजन। पौधे नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं। मिट्टी को ये पदार्थ मृत पौधे, पशु और विभिन्न फूल पत्तियों से मिलते हैं। मिट्टी ही नहीं, धरती के वायुमंडल में भी नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ये नाइट्रोजन पौधे को सीधे तौर पर नहीं मिल पाती। फिर भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि वातावरण की नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा वे राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण कर पाते हैं, जो कि इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के ये स्रोत या तो सीमित हैं या काफी नहीं हैं। कृषि के आरंभिक दिनों से ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें विभिन्न पदार्थों को मिलाना आरंभ हो गया था। कुछ समय के बाद पोषक तत्वों की अवधारणा का जन्म हुआ। उस समय विभिन्न पदार्थों जैसे जीवों के अपशिष्ट और सूखी पत्तियों इत्यादि को उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। समय बीता, हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी और कृषि भूमि पर दबाव भी। सदियों पहले से ये धारणा रही है कि उर्वरक के इस्तेमाल से मिट्टी के पोषक तत्वों में बढ़ोतरी होती है। मिस्र के लोग खरपतवार को जलाकर राख को फसलों में डालते थे। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वहां जीवों के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे जब रासायनिक पदार्थों का विकास होने लगा, तब यह सिद्धांत विकसित हो गया था कि पौधों की वृद्धि के लिए कुछ रसायनों की आवश्यकता होती है, जिससे रासायनिक उर्वरकों के विकास को नई दिशा मिली। फ्रांसिस बेकन और जॉहन ग्लोबर ने समझाया कि मिट्टी में सॉल्ट पीटर मिलाने से उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। जॉन लॉयज ने सुपर फॉस्फेट का विकास किया, जिसे रासायनिक उर्वरकों के उद्योग का आरंभ माना गया। हेनरी कैवेंडिश ने वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रिक अम्ल में बदला। इस तरह
उर्वरकों का उत्पादन तो हो रहा था, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण खाद्यान्न जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। परिणाम स्वरूप किसानों पर बोझ बढ़ा। पारंपरिक उर्वरक और जैवांश काफी नहीं थे। तब फ्रिट्ज हेबर एक चमत्कारी बदलाव लेकर आए। हेबर ने अमोनिया का उत्पादन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के अणु से किया। इसके लिए उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस पर उत्प्रेरक के तौर पर आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया। आरंभ में हेबर ने 800 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराई, लेकिन उन्होंने देखा कि अमोनिया और अभिकारक यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस ताप पर साम्यावस्था में पहुंच जाते हैं। फिर हेबर ने ताप को 1000 डिग्री सेल्सियस कर प्रयोग दोहराया और पाया कि इस ताप पर अभिक्रिया की दर लगातार अमोनिया के उत्पादन के लिए पर्याप्त थी। आगे चलकर हेबर ने देखा कि दाब के बढ़ने पर अमोनिया की मात्रा में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में केवल 25% नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही अमोनिया में बदल पाती थी, लेकिन बार बार शेष नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया करा के अभिकारकों की 98% मात्रा को अभिक्रिया में उपयोग किया जा सकता था। रासायनिक उर्वरकों के विकास में इसी हेबर अभिक्रिया ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई। इसके बाद अमोनिया का उपयोग करते हुए अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट तथा अमोनियम सल्फेट जैसे अनेक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उत्पादन किया जाने लगा। अमोनिया के संश्लेषण संबंधी योगदान के लिए वर्ष 1918 में हेबर को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हे जो है जैसा क्यों है वैसा जो है होता क्यों है होता। हे जो है जैसा क्यों है वैसा जो है होता क्यों है होता। जिस तरह मेहनत करने के बाद हम थक जाते हैं और नींबू पानी का एक गिलास शरीर में ताजगी ला देता है, उसी तरह हमारे पौधों को भी तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती होगी। अगर होती है तो कैसे करते होंगे वो इनकी आपूर्ति। रासायनिक उर्वरक ऐसे पदार्थ के रूप में सामने आए जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से मिट्टी में मिलाए जाने पर पौधों की पर्याप्त वृद्धि करते हैं। यह मिट्टी में प्राकृतिक रूप से अनुपस्थित पोषक तत्वों को पौधे की आवश्यकता के लिए पूरा कर उन्हें पोषक तत्वों से पोषित करते हैं। यानी उर्वरकों द्वारा अब मिट्टी को ऐसे तत्वों से समृद्ध किया जा सकता है जिससे उसमें उगने वाली फसलों से अच्छी पैदावार मिले। रासायनिक उर्वरकों के रूप में ऐसे यौगिकों का विकास किया गया जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील हों, ताकि आसानी से वो पौधों के ऊपरी सिरे तक पहुंच जाएं और वो उनसे विकास कर सकें। साथ ही मिट्टी में लंबे समय तक उपस्थित रहने वाले रासायनिक उर्वरकों का विकास किया गया ताकि मिट्टी लंबे समय तक पोषक तत्वों से समृद्ध रह सके और बारिश या अन्य प्राकृतिक कारणों से पोषक तत्वों का क्षरण तेजी से ना हो। इसके साथ रासायनिक उर्वरकों का विकास करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि उनमें ऐसे तत्व उपस्थित ना हो जो पौधों को हानि पहुंचाएं।
उर्वरक का सबसे जटिल रूप ठोस उर्वरकों का है, जो चूर्ण या दानेदार रूप में होता है। इसके बाद द्रव उर्वरक सबसे सामान्य हैं। द्रव उर्वरकों का लाभ यह है कि ये तत्काल प्रभावी होते हैं, क्योंकि पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार मिट्टी में उपस्थित कुछ पोषक तत्वों को आसानी से तब ही अवशोषित कर पाते हैं जब वो आसानी से विलय हो सकने वाले रासायनिक घटकों के रूप में हों। विभिन्न फसलों और पौधों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न रासायनिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक खाद तैयार की जाती है। इस प्रकार मिट्टी में जिस तत्व की कमी होती है, उस तत्व की अधिकता वाले रसायन मिलाकर उस मिट्टी को उर्वरा बनाया जाता है। जैसे यदि किसी मिट्टी में फास्फोरस की कमी है, तो उस मिट्टी में ऐसे रसायन डाले जाते हैं जिनमें फास्फोरस की मात्रा अधिक हो। पौधों में प्रोटीन को बढ़ाने एवं तीव्र विकास के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का काफी महत्व है, क्योंकि अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कभी कभी सल्फर भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए प्रोटीन के विकास के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। रासायनिक खादों ने हमारी कृषि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया और हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन अधिक उपज की चाह और रासायनिक खादों के अंधाधुंध उपयोग से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। यह सच है कि हरित क्रांति में रासायनिक खादों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन अधिक उपज की चाह में रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग किया जाने लगा, जिसका नुकसान पर्यावरण को हुआ। सामान्यतया पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं, जो बढ़ते पौधों की आवश्यकता अनुसार वायुमंडलीय नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। लेकिन लगातार रासायनिक खाद के उपयोग से नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु खत्म हो जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों ने नमी को धारण करने की क्षमता यानी ह्यूमस को भी नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार रासायनिक खादों ने मिट्टी की प्राकृतिक संरचना में बदलाव आरंभ किया। मिट्टी के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों ने हवा और पानी को भी प्रदूषित किया। रासायनिक उर्वरक पानी में घुलकर विभिन्न जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। स्थित रसायन जलीय जीवन पर भी असर डालते हैं। जिन उर्वरकों में फॉस्फेट होता है, उनसे जल में शैवालों की मात्रा बढ़ जाती है। शैवाल की यह प्रचुर बढ़ोतरी जलीय सतह को ढक लेती है तथा जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होने से बदबू पैदा होती है। साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जलीय जीवों का जीना दुश्वार हो जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा पेयजल में अधिक होने पर किडनी और लीवर में अनियमितता आ सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन समृद्ध कार्बनिक एवं अकार्बनिक उर्वरक मिट्टी के अम्लीय होने का भी कारण बनते हैं। हालांकि नाइट्रोजन स्वयं हानिकारक नहीं होती, लेकिन मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं और नाइट्रेट्स
प्रोटीन के एमिनेस के साथ जुड़कर हमारे खून की ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, जिससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन संग्रह क्षमता कम हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। रासायनिक उर्वरकों के पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के कारण अब इनका सीमित मात्रा में उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है, और इसके लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कार्बनिक उर्वरकों के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। और इसके लिए ऐसी विधियों का उपयोग किया जा रहा है जिससे कि कार्बनिक उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में खड़ा किया जा सके। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के कारण अब रासायनिक उर्वरकों को सीमित मात्रा में उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कार्बनिक उर्वरकों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। कार्बनिक उर्वरकों के तौर पर केंचुआ खाद को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। केंचुआ खाद के निर्माण में केंचुओं की कुछ प्रजातियां भोजन के रूप में प्रायः अपघटनशील व्यर्थ कार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग करती हैं। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए इन कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा का 5 से 10% भाग शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शेष मल के रूप में विसर्जित हो जाता है, जिसे वर्मी कास्ट कहते हैं। और इस तरह केंचुए द्वारा केंचुआ खाद उत्पादन विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की अपेक्षा 5 गुना नाइट्रोजन, 8 गुना फास्फोरस, 11 गुना पोटेशियम, 3 गुना मैग्नीशियम तथा अनेक सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। असल में केंचुओं द्वारा निरंतर जुताई और उलट-पलट के कारण स्थायी मिट्टी कणों का निर्माण होता है, जिससे मृदा संरचना में सुधार और वायु संचार बेहतर होता है, जो भूमि में जैविक क्रियाशीलता, ह्यूमस निर्माण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। मृदा संरचना सुधार के फलस्वरूप भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है तथा रिसाव एवं आपूर्ति क्षमता बढ़ने के कारण भूमि के जल स्तर में सुधार होता है और साथ ही ये मृदा के pH मान को भी निश्चित बनाए रखता है। इस तरह कार्बनिक खाद रासायनिक खाद की भांति ही पौधों को पोषक तत्व प्रदान तो करती ही है, साथ ही वो पर्यावरण मित्र भी होती है, जो मिट्टी की मूल संरचना में कोई नकारात्मक बदलाव नहीं करती। इसलिए आज पूरे विश्व में ऐसे कार्बनिक उर्वरकों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह आने वाले समय में पर्यावरण मित्र उर्वरकों के चलते खेत फसलों से लहलहा उठेंगे। हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। पौधे जो इतने फूले फले, कारासरिया ईंट और पत्थर, घर में लगे सामान क्यों ऐसा, जो है जैसा क्यों है वैसा। लोहे में क्यों जंग है लगता, तेल में कोई पकौड़े क्यों तलता, हमारे कितने काम है आता, प्लास्टिक क्यों इतना यूज होता। जो है जैसा, जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता। हे जो है जैसा क्यों है वैसा, जो है होता क्यों है होता।